हाँ जी, तो मैं फिर से आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, इस बार का वीकली बाज़ार टॉक लेके। ये पर्टिकुलर वीक का जो टॉक है ये बाकी रिमेनिंग सेशंस जैसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कुछ बहुत स्पेशल हम लोगों के सामने हो रहा है एंड हमें ये चीज़ समझनी है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। द ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कि वॉर हो रही है, तो आप कैसे पैसा बना सकते हो, कैसे मार्केट को आपको समझना चाहिए, ये बिल्कुल भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट इस समय मनी मेकिंग और एनीथिंग टू इवन टू थिंक अबाउट मनी शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ ऑन द बॉर्डर्स ताकि आप अपने घर पे आराम से बैठ के ये सेशन देख सको और मैं मेरे स्टूडियो में ना होके किसी दूसरी प्लेस पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के ये सेशन रिकॉर्ड कर सकूं, राइट? टू पे होमेज टू everyone those who have sacrificed their life and to our armed forces जो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर दिन और रात सिर्फ इसलिए न्यूट्रलाइज कर रही हैं ताकि आप और मैं आराम से सो सकें, ठीक है? हम लोग हमारा करियर, हमारा फ्यूचर बना सकें। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये समझेंगे कि जब भी कोई देश एक वॉर में जाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले नॉन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। फिर हम ये समझेंगे कि इस समय जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आज 9th ऑफ मई है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल पूरी रात क्लोज टू 400 प्लस मिसाइल्स को एयरबॉर्न न्यूट्रलाइज करा गया है। एयरबॉर्न मतलब हवा में ही खत्म कर दिया गया है एंड इंडिया वाज अटैक्ड फ्रॉम गुजरात टू कश्मीर, राइट? ऑलमोस्ट हर बड़े शहर को इंडिया के अटैक में रखा गया है थ्रू मिसाइल्स अटैक। सो अभी भी रियली इंडिया इज नॉट इनटू द वॉर। हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फ्लिक्ट एंड अ वॉर। नाउ देखो यार, जब भी कोई कंट्री वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में जाती है ना, या यूजुअली जियोपॉलिटिक्स का गेम है। इट इज अ गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स दैट कभी भी कोई कंट्री अगर वॉर में जाती है या जियोपॉलिटिकली भी अगर आप देखोगे तो टिट फॉर टैट होता है। टिट फॉर टैट मतलब जिसको बोला जाता है आइडेंटिकल रिटेलिएशन। इसका जो ऑफिशियल टर्म है ना, दैट इज आइडेंटिकल रिटेलिएशन। समझने की कोशिश कीजिए। जैसा आप हमारे साथ करोगे हम आपके साथ करेंगे। आपने हमारा एयरबेस बंद कर दिया, हमने आपका एयरबेस बंद कर दिया जी। ठीक है? इस तरीके का जो रिटेलिएशन होता है इसको आइडेंटिकल रिटेलिएशन बोलते हैं। मनोज नरवणे जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सीओएस। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज अ पोजीशन जो इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवल फोर्सेस को साथ में एडजॉइनिंगली कमांड करते हैं। वो बोल रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है ना? और उन्होंने ये ट्वीट अब से 2 दिन पहले करा था, राइट? बिकॉज दे वर एंटिसिपेटिंग दैट समथिंग कुड हैपन मोर एंड मोर, राइट? इन एनी केस दे हैव मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल ऑफ अस। नाउ अंडरस्टैंड, पॉसिबिलिटी है कि चीजें और ज्यादा एस्केलेट हो जाएं और इसका सबसे वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो होगा ह्यूमन लाइव्स आर लॉस्ट और वुड बी लॉस्ट, राइट? एंड बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। नहीं चाहिए यार कि कोई पाकिस्तानी फैमिली इंडिया की शेलिंग के अंदर खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए? समझ रहे हो आप? मतलब वो भी रह रहे हैं। जैसे पुंछ में हमारे यहाँ पर अटैक हुआ, 15 इंडियन नेशनल सिटीजन्स की डेथ हुई। इट शुक अस टू द कोर। हमको खराब लगा बहुत ज्यादा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट यू नो द सेम थिंग यार, मतलब वी डोंट वांट कि दूसरी तरफ भी कभी ऐसा हो। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है वॉर का। तो हम है ना अलग अलग ऑर्डर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इसके समझने की कोशिश करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है आर्म्स, एम्यूनेशन, ट्रूप्स, लॉजिस्टिक्स, जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है किसी भी कंट्री के फोर्सेस के लिए। वो सब वेस्ट हो रहे हैं। मतलब आप देखो, पिछले 2-3 दिनों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, नहीं करते हुए बहुत इजीली मैं बता रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट। जो नंबर है वो पूरी तरीके से गलत हो सकते हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज मस्ट हैव वैनिश्ड। मिनिमम कुछ नहीं करते हुए 1000 करोड़ रुपया का तो बजट खत्म हो गया होगा। इतने आर्म्स एम्यूनेशन आपने मार दिए ब्रो। राफेल 1 घंटे की उड़ान ले रहा है, आपके 25-50 लाख पूरे हो रहे हैं ना। इट इज सो कॉस्टली। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑल दीज थिंग्स। फिर क्या होता है पता है? जब कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ना, तो उसके उसके एब्सेंस में गवर्नमेंट का फोकस नेशन बिल्डिंग पे रहता है कि स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनानी है, जॉब है, ये है वो है। बट जैसे ही कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी नेशन जाता है,
तो एक अनडिवाइडेड अटेंशन चला जाता है जस्ट टू स्टॉप द अटैक एंड हाउ वी कैन सेफगार्ड आवर लैंड एंड आवर बॉर्डर्स, राइट? किसी भी कंट्री में या पूरी दुनिया में देखो रिसोर्सेज तो फाइनेट है, कम लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं। अब उसको मैं लड़ाई लड़ने में यूज़ कर रहा हूँ या मेरे डेवलपमेंट में यूज़ कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है ना? और यही अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने जो खर्चे हैं, जो वॉर से रिलेटेड खर्चे, कोई भी गवर्नमेंट उसको स्ट्रेच नहीं कर सकती आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। उसको कभी ना कभी उसको रोकना पड़ेगा। कारण क्या है? अटैक वही सेम चीज़ अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए होता है, जो दूसरे डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है? वो लैग में आ जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है एंड पता है कितना भी छोटा इम्पैक्ट हो डज़न्ट मैटर। अगर मुझे ऐसा लगता है वॉर हुई तो इंडिया विद इन 7 डेज़ 5 डेज़ न्यूट्रलाइज़ कर देगा पूरी तरीके से पाकिस्तान को, सरेंडर कर सकते हैं। पहले भी हमने कारगिल वॉर रिमार्केबल टाइम के अंदर क्लोज़ करी थी, राइट? इट शोज़ द पावर ऑफ इंडिया, पावर प्रोजेक्शन है वो इंडिया का। लेकिन इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट है भाई। सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेज़ अगर आप देखोगे, तो जो लोकल एरियाज़ हैं, ठीक है? एंड पूरे देश में भी डे टू डे वर्क लाइफ डेवलपमेंट अफेक्ट होता है यार। अभी उस दिन जिस दिन अपना मॉक ड्रिल था, वी हैव टू कैंसल आवर क्लासेस, है ना? व्हाई? बिकॉज़ और अभी भी यार मतलब ऐसा कोई बहुत खुशी की तो बात है नहीं कि अपन उसको बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस चीज़ को अप्रोच करें कि ये इंडिया इज़ इन वॉर, इंडिया इज़ इन वॉर, इंडिया इज़ इन वॉर, राइट? तो वी एज़ अ होल नेशन आर क्राइंग एंड प्रेइंग। कश्मीर को देखो, कश्मीर में जैसे-तैसे करके तो टूरिस्ट आना शुरू हुए थे, है ना? 13 लाख बुकिंग हुई है भाई, 13 लाख बुकिंग इस सीज़न में, जो कैंसल हुई हैं। सोचो आप, कौन जाएगा कश्मीर? खत्म हो गया ना एक छोटा-सा इंसिडेंस जो उनके लिए बहुत छोटा था, ठीक है? रिटेलिएशन आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके कारण कश्मीर की जो जीडीपी है वो 7 टू 8% से कोलैप्स हो गई। है ना? अकाउंट मतलब खत्म हो गया ना पूरा, टूरिज़्म सेक्टर तो खत्म हो गया। आई डोंट थिंक सो दैट अगर ये एस्केलेशन फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, तो टूरिज़्म बहुत जल्दी वहाँ पर स्टार्ट हो पाएगा। और टूरिज़्म के कारण क्या होता है ना ब्रो, मल्टीफ़ोल्ड इनकम बनती है। आप अपना पैसा कमाते हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हो। आप कश्मीर जाके वहाँ खर्च करते हो, सामने वाला कमाता है, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक ही पैसे का जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है जीडीपी में, वो बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ टूरिज़्म। ठीक है? अनसर्टेनिटी जो लोगों के माइंड में ट्रिगर करी है ना, वो लंबे समय तक रहेगी। नाउ अंडरस्टैंड, कश्मीर में अगर आप देखोगे, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे थे। दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज हमने कश्मीर में बनाया, ठीक है? कश्मीर ने अभी-अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, किसी भी कंट्री का एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसमें बोला था कि 1,63,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल्स हैं, जो कश्मीर गवर्नमेंट ने रिसीव करे हैं। ठीक है? 1984 यूनिट्स मिलके 9600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी। ये कहाँ करेंगी? कैसे करेंगी अब? इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? एयरलाइन्स की हालत आप देखो तो कितना ज़्यादा टेंशन चल रहा है। पहले क्या होता था, अगर आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, तो दिल्ली से आप पाकिस्तान क्रॉस करते हुए न्यूयॉर्क जाते थे। अब सिंस पाकिस्तान ने इंडियन फ्लाइट्स के लिए अपना एयरबेस बंद कर दिया, तो ये फ्लाइट्स ऐसे घूम के जा रही हैं, ठीक है? आप देखिए, पहले दिल्ली से दुबई जाना होता था तो स्ट्रेट जाते थे, अब दुबई जाना है दिल्ली से तो पूरा टर्न लेके जा रहा है। यार सर क्या फ़र्क पड़ता है, फ्लाइट ने दूसरा रूट ले लिया तो नहीं ब्रो, इट कम्स विद अ कॉस्ट, है ना? फ्यूल कॉस्ट है, टाइमिंग है, कितने लंबे समय तक आपको हवा में रहना है, उसका रिस्क है, ये सब चीज़ें होती हैं। डेफ़िनिटली इट इज़ नथिंग एज़ कंपेयर टू व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ, बट देखो यार, मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एज़ अ फाइनेंस स्टूडेंट ये अवेयर कराना है कि जब देश में वॉर होता है तो क्या होता है। क्योंकि आपकी जनरेशन शायद फॉर द फर्स्ट टाइम वॉर विटनेस कर रही है। मैं इसमें कोई लक की बात तो नहीं करूँगा, बट अनफॉर्च्यूनेटली आई वाज़ लाइक 8-9 इयर्स ओल्ड व्हेन कारगिल वॉर हैपेंड, 8 इयर्स ओल्ड, राइट? एंड मैं महू में एक मिलिट्री कैंटोनमेंट है। I was born and brought up there. So I have seen coffins coming. ना मेमोरी है वो हमारी छोटी-सी। लोग अपने जब पता होता था कि 3 से साढ़े 3 बजे के बीच में कॉफ़िन्स आने वाले हैं शहर में, तो सारे सिविलियंस अपनी-अपनी शॉप बंद करके सड़क पे आके फूल लेके खड़े हो जाते थे। है ना? और ये रोज़ होता था, एवरी सेकंड, एवरी अदर डे फॉर गुड 4-5 डेज़, 7 डेज़। तो वो आँखों से देखा हुआ है यार, ठीक है? थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? देखो यार, जो डर होता है ना, वो गोली से भी तेज़ी से फैलता है। इन सब चीज़ों के मल्टीपल इफ़ेक्ट हैं। जैसे इंडिया को अब ये प्रूव करना पड़ेगा पूरी दुनिया के सामने कि वी आर अ वेरी स्टेबल नेशन। सर इसको प्रूफ क एक चैलेंज आया है ना,
आपको, तो नाउ यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ वेरी स्टेबल नेशन। इस टाइम पर जब ग्लोबली ऑलरेडी इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, चाइना ने टैरिफ लगा दिया है ना? इंडिया बहुत अच्छा अल्टरनेटिव था चाइना के लिए। और हम, अगर आपको याद हो तो कोविड के बाद जो चाइना प्लस वन एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, हम उसको अच्छे से कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए थे। तो टैरिफ इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आप देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कितने ज़्यादा बढ़े हैं। सन 2000 में सिर्फ 2.2 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो 84 बिलियन हो गया बढ़ के 2022 में, राइट? सो कॉन्फ्लिक्ट ये जो हो रहा है, इसके कारण काफी सारे जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस डिले हो सकते हैं। बट द वेरी गुड पार्ट इज, अभी अभी लास्ट वीक ही मोदी जी ने यूके गवर्नमेंट के साथ एफटीए साइन करा है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एफटीए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कोई भी यूके का बिजनेसमैन इंडिया में अपना सामान भेजेगा, इंडियन बिजनेसमैन यूके में सामान भेजेगा विदाउट any you know any bureaucratic limitations with minimal taxes। तो इतना बड़ा प्लेयर है यूके, विच इज वन ऑफ द रेनाउंड कंट्रीज, ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज में आता है, नेशंस में आते हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल के मामले में, एंड ऑल दीज इम्पैक्ट। वह उनका इंडिया के साथ फ्री ट्रेड में इंटर करना डेफिनेटली सेट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडिया। अब हमें देखना है कि क्या कंपनीज ये सेम पाथ फॉलो करती कि नहीं करती हैं। 1 मिनट के लिए अगर आप इस वॉर में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखो ना इंडिया और पाकिस्तान में, तो आप देखो कि जीडीपी के मामले में पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। फिर एज इंडिया का जो जीडीपी है दैट इज 374 ट्रिलियन डॉलर्स। 300, 3-4 ट्रिलियन डॉलर और 374। पॉपुलेशन डेफिनेटली, अच्छा 1 मिनट मैंने उल्टा बोल दिया, सो सॉरी। इंडिया का जो जीडीपी दैट इज़ 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स एंड पाकिस्तान का जीडीपी इज़ 374 बिलियन डॉलर्स, राइट? 4.2 ट्रिलियन डॉलर का मतलब समझते हो 4200 बिलियन, है ना? नॉट इवन 1% ऑफ आवर जीडीपी, जो पाकिस्तान का जीडीपी 1% भी नहीं है हमारे मुकाबले। द आइडिया इज़ पॉपुलेशन, अगर आप देखोगे तो 1.4 है। डिफेंस बजट आप देखिए, ऑलमोस्ट हमारा डिफेंस बजट इज 10x, 10 गुना ज्यादा बड़ा डिफेंस बजट है हमारा। और फॉरेन रिजर्व्स इनके 15 बिलियन है, पाकिस्तान के हमारे 677 बिलियन है। हमारा जो ब्याज है ना, ब्याज, है ना, जो अपने फॉरेक्स पे जो ब्याज आता है ना, इंटरेस्ट, उसी वो इक्विवेलेंट है पाकिस्तान के पूरे फॉरेक्स रिजर्व के, ठीक है? तो ये तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैंने ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली पहले भी बोली थी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है, तो जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो इंडिया को होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। इंडिया कम्स विद अ डीप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं फिर से इसको बॉटम लाइन एनालिसिस डालूँ, तो वॉर के मल्टीफोल्ड फोल्ड इफेक्ट है। नंबर 1, जीडीपी कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप वो पैसा कहीं और लगा सकते थे। इन्वेस्टमेंट और सेक्टर्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। साइकोलॉजिकल कॉस्ट है मतलब लोग डर जाएँगे, एक फ़ियर का माहौल बनेगा। अगर हम इसको मार्केट पे इम्पैक्ट देखें, तो मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बायसनेस पे डिपेंड करता है। मार्केट इसको कैसा इम्पैक्ट दे रहा है। मार्केट कभी भी रैशनली बिहेव थोड़ा ना करता। मार्केट तो डंप कर देगा, आई एम नॉट किडिंग। अभी भगवान ना करे अगर कोई एक मिसाइल का सही अटैक हो गया। वैसे तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने आज सुबह पढ़ा कि कल 400 से ज़्यादा मिसाइल अटैक्स हुए हैं और सारे के सारे न्यूट्रलाइज़ कर दिए, हवा में ही खत्म कर दिए, राइट? अब इसमें से 2, 4, 5 मिसाइल्स अगर गलती से बाय द चांस ऑफ एरर अगर इंडिया पे गिर जाती हैं और उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है, मार्केट डंप कर देगा चीज़ों को, है ना? हम इसको फिर से देखते हैं चार्ट को आके। तो एक बार ये समझते हैं कि अच्छा, लेकिन एक बार अगर आप देखोगे ना, तो पहले भी मार्केट ने बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया है। मतलब कारगिल 99 वॉर में 1 महीने पहले मार्केट 1.83 था, 1 महीने बाद मार्केट 16.5 था, परसेंट ऊपर था, 16% ऊपर था। पार्लियामेंट अटैक में 0.8% ऊपर था। मुंबई 26 में 1 महीने में 3%, 4% ऊपर था। पुलवामा अटैक में 6% ऊपर था, राइट? तो मार्केट है ना, वॉर में बहुत स्ट्रेंज और बहुत वियर्डली बिहेव करता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स हैं। मैंने एक स्विस फाइनेंस इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च पेपर पढ़ा है। उसमें ये बताया कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि सबसे कॉस्टलीएस्ट वॉर कौन से हुए हैं यूएस हिस्ट्री में। तो वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ था,
वो यूएस की जीडीपी का 35% पैसा यूएस ने वहाँ पर खर्च करा था, ठीक है? अब इसको है ना वॉर को और मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए हम वॉर को 2 तरीकों में डिवाइड करेंगे। एक होता है वॉर विद अ प्रेल्यूड। प्रेल्यूड मतलब आपको पता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से वॉर में कन्वर्ट हो रहा है जो इस समय चल रहा है। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या फ़र्क है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब तूने एक गोली मारी, मैंने एक गोली मारी, काम खत्म, ठीक है? वॉर मतलब जब मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसा अभी अभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जो आपके चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, व्हिच इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे दैट इंडिया एज़ अ नेशन इन अ स्टेट ऑफ वॉर विथ पाकिस्तान। न्यूज़ वाला बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर में, वी आर नॉट इन वॉर। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बोल रहा है कि हम इंडिया के साथ वॉर में, वी आर नॉट इन वॉर। आप ये बात समझ लेना, ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर और एंड जो होगी वो इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। तो इस समय हम वॉर विद अ प्रिल्यूड में, मतलब प्री वॉर फेस में। सरप्राइजिंग वॉर क्या होती है पता है? सरप्राइजिंग वॉर होती है कि कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था, दन 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 मारना शुरू कर दिया, है ना, बिना कोई मोमेंटम क्रिएट करे। तो प्रिल्यूड पीरियड में दो चीजों में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, एक कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रहे हैं ये फुल फ्लेजेड वॉर में बदल जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। एंड नंबर टू, मार्केट में मूवमेंट्स कैसे चलेंगे, इन दोनों को साथ में स्टडी करना जरूरी है। क्या होता है ना, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ती है ना। अर्ली साइन से ही मार्केट में नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब अगर वॉर फुल फ्लेजेड ब्रोक नहीं हुई है लेकिन मार्केट इज बीइंग नेगेटिव। अगर आप पहले देखोगे तो जब वॉर फाइनली ब्रेकआउट होता है, प्रेसिडेंट आके बोलेंगे कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, उसके बाद एक फाइनल डिप आता है, बड़ा डिप आता है। हमेशा देखना, पर्ल हार्बर अटैक में तो बहुत पहले लेके जा रहा हूं, गल्फ वॉर 1990s में थी। जिस दिन अटैक हुआ एक हफ्ते के अंदर 5.7% डाउन स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, पर्ल हार्बर अटैक वर्ल्ड वॉर टू की बात है, एक दिन में 3% डाउन। कोरियन वॉर हुई थी, एक दिन में 5% डाउन, राइट। तो जब वॉर होगी उस समय मार्केट्स बहुत ज्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे जिस दिन वॉर स्टार्ट होगा। लेकिन पता है क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर वॉर की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, से फॉर एग्जांपल, है ना, तो मार्केट रिएक्ट करेगा ऑन द न्यूज, ऑन रूमर्स पे। अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो ये भी देखने की कोशिश करी जाती है कि मार्केट में वॉर जो है वो सरप्राइजिंग है या नहीं है। बट एक बार वॉर हो गई ना, उसके बाद धीरे 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 चीजें बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज हो जाती है। मतलब पहली बार जब कोविड आया था तब एक दिन में मार्केट 20% गिर गया। दूसरी बार जब वापस वेव आई तो उतना नहीं गिरा ना। मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो जाती है। एक सेइंग है इसी पेपर में कि बाय ऑन द साउंड ऑफ कैनन एंड सेल ऑन द साउंड ऑफ ट्रम्पेट, कि जैसे ही आपको तोप की आवाज आए आप खरीद लो, और जैसे ही गाने बजाने की आवाज आए कि जीत गए जीत गए जीत गए, आप बेच दो। कारण क्या होता है, इसका क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब बैड न्यूज आती है तो मार्केट ओवर रिएक्ट करता है और वो किसी भी प्राइस पे अपना स्टॉक बेच के निकल जाता है। और जब अच्छी खबर आती है कि वॉर खत्म हो गया तब भी मार्केट ओवर रिएक्ट करता है और वो किसी भी प्राइस पे फिर से घुसने तैयार हो जाते हैं जो लोग कैश में बैठे हुए हैं। एंड यही रीजन है, जब जब वॉर होती है किसी भी कंट्री में, उसके बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा जंप आता है। The only exception is 2001 because it was followed by 2000 का डॉट कॉम क्राइसिस। अगेन द आइडिया इज नॉट कि हम कैपिटलाइज करें, ठीक है, इस चीज को। द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर अब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो इकोनॉमिक लॉस भी है, ह्यूमन लॉस भी है, दोनों ही तरफ से। ठीक है यार, अपन तो सेफ्टी करेंगे, हम वी विल प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर फ्रंटलाइन वॉरियर्स, ऑल आर आर्म फोर्सेस, ऑल द सिविलियंस हु हैव लॉस्ट द लाइफ, ठीक है, एवरीवन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग द कंट्री, नो मैटर इफ इवन इफ ही इज अ मैसेंजर, ही इज अ पोस्टमैन, डजंट मैटर। ठीक है, ये टाइम इट्स वेरी टफ फॉर आवर कंट्री एज होल। ठीक है, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो? सर मैं क्या करूँ एज अ सिटीजन? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूंगा? अपने को पढ़ाई करनी है ब्रो। आप समझ रहे हो, इस टाइम पर आप बैठ के टीवी में अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना न्यूज देखने में, तो फिर वो लोग जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ हमारे लिए,
उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाता। वो इसीलिए तो सैक्रिफाइस करके लड़ रहे हैं ना ताकि तू तेरा रूटीन का काम कर सके। ठीक है? मैं डब्ल्यूबीटी ला सकूँ, मैं क्लासेस ले सकूँ, आप लोग अपनी पढ़ाई कर सको, दैट इज़ व्हाई दे आर देयर ना, फाइटिंग फॉर अस। हाँ, हमारी ड्यूटी अब ये है कि गवर्नमेंट को हमें फुल सपोर्ट करना है। आप देखिए इस समय किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। सारी पार्टीज़ ने एनोनिमसली यूनानिमसली समर्थन दिया है, ठीक है? एक अपना अ, जिसे बोलते हैं कि अपना गो टू दिया है कि भाई वी आर 100% विद गवर्नमेंट। हमें भी सेम वही चीज़ करनी है। हमें इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उसको हम बहुत सिंसियरिटी के साथ फॉलो करें। ये थाली बजाने वाला कोविड वाला मैटर नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है लाइट आउट तो लाइट आउट, ब्लैक आउट तो ब्लैक आउट। ठीक है? हमें ये इंश्योर करना है कि हम हमारे मेट्स को, हमारे जो सर्वेंट्स हैं, हमारे जो आस-पास जो हेल्पर्स हैं, जो भी लोग आपके पास आस-पास ऐसे हैं, दोज़ हू आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, उन तक रूमर्स ना पहुँचे। आप उन्हें बहुत अच्छे से एजुकेट करके रखिए। ठीक है? अगर आप ऐसी जगहों पर हैं, जहाँ पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट हो सकता है, जो टारगेटेड एरियाज़ हैं, रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू बी विथ योर पेरेंट्स, ट्राई टू स्टे एट होम, डोंट गो आउट। ठीक है? आप जब भी बाहर जाओगे दे विल ऑलवेज़ बी इन ट्रबल, वो हमेशा परेशान रहेंगे। अपना ग्रोसरीज़ वगैरह एडिक्वेटली आप स्टोर करके रखिए। ऐसा मतलब सी आई एम नॉट क्रिएटिंग अ हाइप कि अरे वॉर हो जाएगी, बट यार मुझे मेरी ड्यूटी निभानी है। मुझे रूमर स्प्रेड नहीं करने, मुझे लोगों को सही एजुकेट करना है। कोई चीज़ अगर मुझे नहीं पता है, तो मुझे फालतू में अफ़वाह नहीं उड़ानी कि इंडियन आर्मी तो घुस गई पाकिस्तान के अंदर, राइट? हो गई तो अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है? आप फर्स्ट मैसेंजर बनने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है? इसी के साथ ये वीकली बाज़ार टॉक खत्म करते हैं। वी अगेन प्रे फॉर आवर फ्रंटलाइन वॉरियर्स जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं। ठीक है? तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।